नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट होगी 29 अगस्त से, उसकी डेमो क्लास के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारी डेमो क्लासेस का पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों, 2 क्लासेस में फ्लूइड मैकेनिक्स की अपलोड करूंगा डेमो क्लास के रूप में, और 2 क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अपलोड करूंगा डेमो क्लासेस के रूप में। दोस्तों, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये हमारे सिविल ब्रांच में भी चलता है और मैकेनिकल ब्रांच में भी चलता है। दोनों ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है। सिविल ब्रांच वालों के एक चैप्टर एक्स्ट्रा है मैकेनिकल वालों की तुलना में, तो अपन उस एक्स्ट्रा चैप्टर को भी पढ़ेंगे, सारा सिलेबस आपका कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो ये हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट कोड है जो दोस्तों वो सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचों में इसका सब्जेक्ट कोड कितना है, 202 है। तो दोस्तों, अपन बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हर कंसेप्ट क्लियर करेंगे और हर कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल की काफी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा टारगेट यही रहेगा दोस्तों कि 70 में से 60 प्लस नंबर आपके आए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों, आज के दिन का जो हमारे टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो कि आज के दिन में, आज के सेशन में हम किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले इस क्लास में। तो दोस्तों, जो टॉपिक है वो है पहला तो फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन तरल स्थितिकी, क्या होता है उसके बारे में डिस्कस अभी 1 बाय 1 अपन करेंगे। दूसरा टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स यानी तरल गतिकी। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड 2 टाइप्स के होते हैं, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, जिसे हिंदी में आदर्श तरल और वास्तविक तरल बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन के श्यानता के नियम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो अगला टॉपिक रहेगा प्रतिबल तथा वेग अनुपात के बीच ग्राफ, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे न्यूटनीय फ्लूइड क्या होता है, न्यूटनीय तरल क्या होता है, अन्यूटनीय तरल अन्यूटनीय फ्लूइड क्या होता है। उसके बाद दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे द्रव्यमान घनत्व या घनत्व क्या होता है, और अपेक्षिक भार क्या होता है, स्पेसिफिक रेट क्या होता है। तो दोस्तों, इन टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात आती है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, किसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। पहले तो सब्जेक्ट के नाम को अपन समझते हैं। आपने मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी दोस्तों। मैकेनिक्स में क्या होता था, कोई भी पिंड था, कोई भी ब्लॉक था, उस पे अपन फोर्स लगा रहे हैं तो उस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन से फोर्स उस पे लगा रहे हैं। तो अपन ने स्टडी ऑफ फोर्स किया था, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर या पिंड के ऊपर अपने बलों के बारे में अध्ययन किया था। यानी किसी भी पिंड पर लगने वाले बलों के बारे में जो अपन ने अध्ययन किया वो तो थी मैकेनिक्स। क्या थी वो, मैकेनिक्स। अब दोस्तों बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पे 2 शब्द है, एक तो फ्लूइड है और एक मैकेनिक्स है। तो दोस्तों, फ्लूइड का मतलब तो हिंदी में होता है तरल, और मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी, यानी दोस्तों तरल यांत्रिकी। अब तरल यांत्रिकी क्या होता है दोस्तों, पहले तो सब्जेक्ट के नाम को अपन समझते हैं। तो तरल यांत्रिकी वह सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत अपन तरल का स्थिर अवस्था में और गतिक अवस्था में अध्ययन करते हैं। मतलब जब फ्लूइड स्थिर अवस्था में रहेगा, जब गतिशील नहीं रहेगा, गति नहीं करेगा, तब अपन फ्लूइड पे जो फोर्स लगा रहे हैं उनके कारण क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उसे बोलते हैं अपन फ्लूइड मैकेनिक्स। या तरल गतिक अवस्था में रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा, तब अपन उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्सेस के कारण क्या इफेक्ट उस पर पड़ेगा, उसे बोलते हैं अपन, वो भी किसके अंतर्गत आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में अध्ययन करेंगे कि जब तरल है, जो फ्लूइड है, वह स्थिर अवस्था में होगा या गतिशील अवस्था में होगा, तब उसके बारे में जो अपन अध्ययन करेंगे, जो स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है। इसमें तरल स्थिर अवस्था में भी हो सकता है और गतिक अवस्था में भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो बात थी अपनी सब्जेक्ट की, फ्लूइड मैकेनिक्स की। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में यही आना चाहिए कि सर फ्लूइड होता क्या है। अब दोस्तों, फ्लूइड तरल अपन समझते, तरल समझते अपने दिमाग में आता है कि यार जो पानी है, जो द्रव है, जो बहता है, जो पानी है, फ्लो होता है, उसे अपन फ्लूइड कहते हैं। तो दोस्तों, उसे भी अपन फ्लूइड कहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जरूर वाटर को ही, यानी पानी को ही अपन फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड और भी चीजें होती है। क्या होता है दोस्तों फ्लूइड, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपने बचपन में पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी। पदार्थ है, मैटर जो है,
इसकी 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी है पिछली क्लासों में। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा है दोस्तों। तो दोस्तों जो द्रव और गैस है ये दोनों मिलाकर फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। मतलब द्रव को भी अपन फ्लूइड बोल सकते हैं और गैस को भी अपन क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। इसका उल्टा नहीं बोल सकते दोस्तों। ये नहीं कह सकते हैं कि फ्लूइड द्रव है, फ्लूइड गैस है। इस उल्टा जरूर बोल सकते हैं कि द्रव और गैस किसके अंतर्गत आते हैं? फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला कंसेप्ट इस सब्जेक्ट का यहां से निकलता है कि फ्लूइड अपन किसे कहते हैं। तो दोस्तों पदार्थ की जो दो अवस्था है, द्रव और गैस, वो किसके अंतर्गत आती है? फ्लूइड के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। एक और कंसेप्ट आपको समझाता हूं। मान लो दोस्तों ये अपने पास एक पिंड है, एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक अपने पास है। ठीक है दोस्तों, जिसकी लेंथ है L है, इसकी चौड़ाई B है और इसकी ऊंचाई H है। अब दोस्तों मैंने इस पे क्या किया? एक शियर फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? शियर फोर्स लगाया, यानी कर्तन बल लगाया। कर्तन बल क्या होता है दोस्तों? आप फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। नहीं तो अपन अभी एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगली क्लासों में। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि शियर फोर्स क्या होता है। इसके बारे में अपन उस क्लास में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक पात्र है, इस पात्र में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, ये मान लो एक ईंट है, क्या है? एक ईंट है। इस ईंट पे मैंने शियर फोर्स लगाया इसके ऊपर की सरफेस पे। तो दोस्तों मैं इस पे शियर फोर्स लगाऊंगा तो ईंट के पार्टिकल मूव करेंगे क्या? इसके कण गति करेंगे क्या? नहीं करेंगे। फोर्स लगाने पे भी इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब दोस्तों विरूपण नहीं होगा। ये अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। और दोस्तों ये डिफॉर्मेशन नहीं होगा इसमें क्या लगाने पर? फोर्स लगाने पर। अब डिफॉर्मेशन होगा जब इसके पार्टिकल इधर से उधर नहीं जाएंगे तो इसमें फ्लो होगा क्या? इसमें फ्लो नहीं होगा। और दोस्तों फोर्स लगाने पे इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसकी एक कंटेनर में भरे हुए लिक्विड की। अब दोस्तों मैंने इस पे हल्का सा शियर फोर्स लगाया। क्या लगाया? हल्का सा शियर फोर्स लगाया। हल्का सा शियर फोर्स लगाते ही ये जल क्या करेगा? इधर उधर हिलने लग जाएगा। इधर उधर हिलने लग जाएगा तो मतलब ये फ्लो करने लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें फ्लो भी होगा और इसमें डिफॉर्मेशन भी होगा। तो दोस्तों जिसमें फ्लो हो जाए और जिसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, एक स्मॉलेस्ट, एक छोटा सा शियर फोर्स लगाने के कारण ही इसमें डिफॉर्मेशन हो गया और फ्लो हो गया। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ को फ्लूइड कहा जाता है, तरल कहा जाता है। तो दोस्तों तरल की परिभाषा ये होगी कि तरल एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्मॉलेस्ट यानी हल्का सा शियर फोर्स से कर्तन बल लगाने पर उसमें विरूपण उत्पन्न हो जाता है तथा उसका प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स है हमारी क्लासेस के। ये सारे हैंड रिटन नोट्स दोस्तों क्लास के जो भी हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको जो हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसकी ऐप में नजर आ जाएंगे। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अपन हमारे अगले टॉपिक के बारे में। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है उसको अपन समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये तो अपन ने डिस्कस किया कि फ्लूइड क्या होता है। अब बात करते हैं फ्लूइड की टाइप्स क्या होती है, कितने प्रकार के दोस्तों फ्लूइड होते हैं। तो दोस्तों जो फ्लूइड होते हैं वो 2 टाइप्स है फ्लूइड की, एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स और एक फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं तरल स्थितिकी। तो सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे दोस्तों तरल स्थितिकी। तो दोस्तों बात करते
करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, तरल स्थितिकी क्या होता है। दोस्तों यदि जो द्रव है वह द्रव किस में रहे, स्थिर अवस्था में रहे, तो जब द्रव है वो स्थिर अवस्था में रहे हैं और अपन इसमें क्या लगाए, एक बहुत ही हल्की सी क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में उस पर शियर फोर्स अप्लाई करें, और शियर फोर्स अप्लाई करने के बाद यदि वो फ्लो स्टार्ट कर दें, उस पर क्या क्या इफेक्ट उत्पन्न हो जाएंगे शियर फोर्स लगाने पे, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स बोलेंगे, द्रव स्थितिकी बोलेंगे। मतलब द्रव स्थितिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव की स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स जिसे हिंदी में बोलेंगे दोस्तों तरल गतिकी। तरल गतिकी। अब दोस्तों फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत तरल का गतिक अवस्था में अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत जब तरल गतिक अवस्था में रहेगा, यानी गतिशील अवस्था में रहेगा, तब अपन उस पर शियर फोर्स लगा रहे हैं, और शियर फोर्स लगाने से उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, जब वह किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, तब उस शाखा को अपन बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, तरल गतिकी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है हमारा फ्लूइड। तो दोस्तों आज हम अपन फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लूइड को क्या किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, किसे फ्लूइड कहा जाता है। एक परिभाषा और है दोस्तों जिसके द्वारा अपन फ्लूइड को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन एग्जाम में भी दोस्तों इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लूइड किसे कहा जाता है, तरल किसे कहा जाता है, या तरल से आप क्या समझते हो, ऑप्शन मिल जाएंगे, और जो सुटेबल ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों जो तरल है एक ऐसा पदार्थ है जो बहने की क्षमता रखता है, यानी जिसमें बहने का गुण है, उसे क्या बोलते हैं अपन, तरल। अब दोस्तों जो भी बहने की क्षमता रखेगा उसे क्या कहा जाएगा, तरल कहा जाएगा। चाहे वो पानी हो, चाहे वो सेहंद हो, चाहे वो गैस हो, ये सभी क्या है दोस्तों, फ्लूइड है। ये सभी क्या रखते हैं, अपने आप में बहने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि तरल ऐसा पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता हो, बहने की क्षमता रखता हो, तरल कहलाता है, तरल कहलाता है। हालांकि दोस्तों ये सारी परिभाषाएं, सारी डेफिनेशन जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगी, तो इसकी आप टेंशन मत करो। पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी राइटिंग में हैंड नोट्स बना लेना। सारी चीज मैं आपको एक वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको रह जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। आपकी समस्या का समाधान करने की मैं अगली क्लास में जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो फ्लूइड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती है फ्लूइड की, एक तो होती है दोस्तों आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड जिसे बोलते हैं अपन आदर्श तरल, आदर्श तरल। तो दोस्तों आइडियल फ्लूइड, आदर्श तरल क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ऐसा तरल जिसके प्रवाह के दौरान किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, उसे बोलते हैं अपन आदर्श तरल। यानी दोस्तों ऐसा फ्लूइड, ऐसा तरल जो फ्लो हो रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके बीच कोई अवरोध नहीं है, अवरोध आते ही उसे परेशानी हो जाती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आइडियल फ्लूइड कहा जाता है, आदर्श तरल कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल है क्या कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसके बीच में अवरोध नहीं आए। यदि नदी में पानी बहता है तो अवरोध नहीं आता है क्या, ईंट बाटे कंकड़ वक्कड़ सब आते, तो वो अवरोध ही तो है। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो आइडियल फ्लूइड है, आदर्श तरल जो है, वो एक कल्पना मात्र है। और दोस्तों आइडियल फ्लूइड से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछा जाता है, वो होता है कि आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं या इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो दोस्तों जो आइडियल फ्लूइड होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों असंपीड़े, असंपीड़े तथा अश्यान, अश्यान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन विस्कस। क्या बोलते हैं, नॉन विस्कस। तो दोस्तों आइडियल फ्लूइड जो होते हैं वो असंपीड़ित होते हैं, यानी अपन कंप्रेस नहीं कर सकते, इन्हें दबा नहीं सकते। दोस्तों दबा कैसे सकते हैं, जब उनके बीच में अवरोध ही नहीं आता है। दबाते तो अपना जिससे भी कंप्रेस करेंगे, हाथ से कंप्रेस करेंगे तो हाथ क्या हो गया, अवरोध, तो अवरोध तो आ ही नहीं सकता।
तो क्या होते हैं ये आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल और अशांत। अशांत नॉन विस्कस। अशांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब इसकी जो विस्कोसिटी होती है, जो शांतता होती है, वो क्या होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। शांतता क्या होती है दोस्तों, शांतता के बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा। शांतता किसे कहते हैं, हालांकि आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं शांतता क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा शांतता क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो आइडियल फ्लूइड होते हैं, जो आदर्श तरल होते हैं, वो क्या होते हैं, अशांत होते हैं और असंपीड़ित होते हैं, मतलब इसे अपन कंप्रेस नहीं कर सकते और इनकी शांतता क्या होती है, जीरो होती है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं फ्लूइड की सेकंड टाइप्स की। और फ्लूइड की सेकंड टाइप से दोस्तों अपनी रियल फ्लूइड। क्या है, रियल फ्लूइड, जिसे बोलते हैं अपन वास्तविक तरल। हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक तरल। तो दोस्तों जो वास्तविक तरल होता है, ये ऐसा तरल होता है, ऐसा फ्लूइड होता है जिसके प्रवाह के दौरान अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध आता है, उसे बोलते हैं अपन वास्तविक तरल, रियल फ्लूइड। और दोस्तों रियल फ्लूइड के बारे में अपन इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि रियल फ्लूइड क्या होता है, कौन कौन से इफेक्ट रियल फ्लूइड के ऊपर अप्लाई होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस इस चैप्टर में करने वाले हैं। और दोस्तों रियल फ्लूइड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं एंड विस्कस होते हैं। क्या होते हैं, विस्कस होते हैं, यानी ये संपीड़े, संपीड़े तथा श्यान होते हैं, मतलब इसकी कुछ शांता होती है, इसे अपन कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपन ने बात करी फ्लूइड के टाइप्स के बारे में कि जो फ्लूइड होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है आइडियल फ्लूइड, आदर्श तरल, और एक होता है रियल फ्लूइड, वास्तविक तरल। आदर्श तरल ऐसा तरल होता है जिसके प्रवाह के दौरान किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। यह असंपीड़ित तथा अश्यान होते हैं, अर्थात इनकम्प्रेसिबल तथा नॉन विस्कस होते हैं। कौन से होते हैं, नॉन विस्कस। इसके बाद दोस्तों मैंने बात करी रियल फ्लूइड के बारे में, वास्तविक तरल के बारे में। वास्तविक तरल ऐसे तरल होते हैं जिनके प्रवाह के दौरान अवरोध उत्पन्न होता है और यह कंप्रेसिबल यानी संपीड़ित तथा श्यान यानी विस्कस होते हैं, यानी इनकी उच्चांता होती है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के। वह टॉपिक है हमारा न्यूटन के श्यानता का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं अपन न्यूटन के श्यानता का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब दोस्तों न्यूटन के श्यानता का नियम क्या है, न्यूटन बाबा ने कहा है कि जब भी कोई वाटर फ्लो होगा तो उसके बीच जो शियर स्ट्रेस है, जब हम शियर बल लगाएंगे, कर्तन बल लगाएंगे, तो कर्तन बल लगाने के कारण दोस्तों वहां पे क्या होगा, कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा। कर्तन बल लगाने पर कर्तन प्रतिबल किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये अपन सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ब्लॉक पर या किसी भी लिक्विड में अपन शियर फोर्स लगाएंगे तो वहां पे शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो दोस्तों न्यूटन बाबा ने ये कहा है कि जो द्रव के प्रवाह के दौरान जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, डायरेक्टली समानुपाती रहेगी किसके, du बाई dy के। अब दोस्तों बात करते हैं du अपॉन dy क्या है। तो दोस्तों du अपॉन dy को कहा जाता है वेग अनुपात। क्या कहा जाता है, वेग अनुपात। यानी दोस्तों जो u है वो वाटर के फ्लो की वेलोसिटी में चेंजेस है, वेग में परिवर्तन है। क्या है, वेग में परिवर्तन, किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, dy। ये डिस्टेंस में चेंजेस, ये वेलोसिटी में चेंजेस, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है दोस्तों उसे बोलते हैं अपन वेग अनुपात। तो न्यूटन बाबा ने कहा है कि जब वाटर फ्लो होगा, द्रव प्रवाह होगा, तो उसमें जो कर्तन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेग अनुपात के, du अपॉन dy के। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो आपने बचपन की क्लासों में पढ़ा है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं
तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, एक अचर आता है। और दोस्तों यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा म्यू। क्या आएगा? म्यू। म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। और दोस्तों यहाँ पे जो एक कांस्टेंट आएगा म्यू, इसको कहा जाता है श्यानता गुणांक। क्या कहा जाता है? श्यानता गुणांक, यानी विस्कोसिटी कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है? या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, श्यानता गुणांक, या इसे अपन दोस्तों श्यानता भी कह सकते हैं, यानी श्यानता को भी इसके द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों जो म्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, श्यानता गुणांक है, और उसको अपन म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, जो कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार दोस्तों एग्जाम के अंदर अपन से पूछ लेता है कि जो श्यानता गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों अपन से पूछ सकता है। तो दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पेपर में आने लग गया, तुम्हारे पैटर्न चेंज हो गया। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहुंच सकता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, श्यानता गुणांक है, इसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो दोस्तों मैंने क्या किया, ये म्यू को यहाँ रहने दिया, ये टाउ, इस टाउ को इधर, इस dy को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया टाउ के साथ, यहाँ क्या जाएगा टाउ इनटू dy, और ये du कहाँ चल जाएगा दोस्तों, इसके बटा में चल जाएगा। दोस्तों अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू बराबर क्या किया मैंने, इस dy को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हो गया टाउ इनटू dy, और ये du कहाँ आ गया बटा में। अब दोस्तों जो ये टाउ है, जो शियर स्ट्रेस है, इसकी यूनिट होती है टाउ। शियर स्ट्रेस बराबर होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अभी ध्यान रख लेना। कर्तन प्रतिबल बराबर होता है दोस्तों कर्तन बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? कर्तन बल बटा क्षेत्रफल, यानी शियर फोर्स अपॉन एरिया। तो दोस्तों इसकी यूनिट की अपन बात करें, टाउ की यूनिट की बात करें अपन, इसके मात्रक की अपन बात करें, तो फोर्स, फोर्स जो बल है दोस्तों, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस टाउ की जो यूनिट आएगी वो क्या जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसकी यूनिट अपने पास आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों टाउ की यूनिट तो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे है? क्योंकि फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो शियर प्रतिबल, शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल का जो मात्रक आएगा दोस्तों क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे टाउ की जगह लिख दिया अपन ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों, dy, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन का मात्रक मीटर। du क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या वेग, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सेकंड ऊपर चला गया तो न्यूटन इंटू सेकंड, और ये मीटर स्क्वायर कहाँ गया दोस्तों, बटा में आ गया। तो दोस्तों जो म्यू है, जो श्यानता है, गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका मात्रक क्या गया, न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ सकता है। और दोस्तों जो कंपटीशन एग्जाम है एसएससी जेईई, उसमें तो पता नहीं कितनी बार ये पूछा जा चुका है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसका एक मात्रक और होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोला जाता है पास्कल। क्या बोला जाता है? पास्कल। या आप लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े होंगे, आपको ध्यान नहीं रहा होगा, तो अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट कोड 201 में फिर पढ़ेंगे। तो न्यूटन पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है पास्कल। तो पास्कल इनटू सेकंड, पास्कल इनटू सेकंड, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पास्कल इनटू सेकंड भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मात्रक हो जाता है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोल सकते हैं पास्कल, और सेकंड का सेकंड, तो इसका मात्रक क्या गया, पास्कल इनटू सेकंड और न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये बात की अपन ने किसके बारे में, न्यूटन के श्यानता के नियम के बारे में, कि जो स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस होती है, क्या है ये, शियर स्ट्रेस, जिसे हिंदी में बोलेंगे कर्तन प्रतिबल, कर्तन।
तो दोस्तों इस नियम के अनुसार जो कर्तन प्रतिबल है शियर स्ट्रेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके वेग अनुपात के। और कांस्टेंट का चिन्ह अपन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसे बोलेंगे श्यानता गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी यूनिट अपन ने निकाली जो कि न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इंटू सेकंड। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, तो अपन आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबल तथा वेग अनुपात के बीच ग्राफ। तो दोस्तों इनके बीच अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच में, प्रतिबल तथा वेग अनुपात के बीच में। प्रतिबल तथा वेग अनुपात के बीच ग्राफ। तो दोस्तों अपन ने क्या किया, एक शख्स पे उसको लिया वेग अनुपात, इसको लिया वेग अनुपात को। वेग अनुपात दोस्तों अपन ने पढ़ा भी क्या होता है du अपॉन dy। और इधर लिया दोस्तों अपन ने शियर स्ट्रेस को, इसको लिया शियर स्ट्रेस को इस पे y एक्सिस पे यानी कर्तन प्रतिबल को। तो दोस्तों जब इनके बीच ग्राफ ड्रॉ किया गया, किस किस के बीच ग्राफ ड्रॉ किया गया, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात के बीच ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो दोस्तों में कर्व दो प्रकार के प्राप्त हुए, एक तो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व प्राप्त हुआ और एक थोड़ा कर्व शेप में कर्व प्राप्त हुआ। तो जो दोस्तों स्ट्रेट कर्व प्राप्त हुआ ये कहता है, क्या कहता है कि जो कर्तन प्रतिबल होती है वह डायरेक्टली समानुपाती होती है किसके वेग अनुपात के, यानी शियर स्ट्रेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके वेग अनुपात। और दोस्तों यही बात किसने बोली, यही बात बोली न्यूटन बाबा ने कि कर्तन प्रतिबल किसके समानुपाती होता है वेग अनुपात के। और जब समानुपाती रहेगा तो जो कर्व जो आरेख जो ग्राफ में प्राप्त होगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, सीधी रेखा प्राप्त होगा। और दोस्तों इस ग्राफ को जो फॉलो करेंगे वो फ्लूइड कहलाते हैं न्यूटनीय तरल, न्यूटनीय तरल। और दोस्तों जो इस कर्व को फॉलो नहीं करता, स्ट्रेट लाइन कर्व को फॉलो नहीं करता, मतलब जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता वह तरल कहलाते हैं अन्यूटनीय तरल, अन्यूटनीय तरल। तो दोस्तों ये ग्राफ हो गया किस किस के बीच में, शियर स्ट्रेस और वेग अनुपात के बीच में। यदि कर्व हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा तो वह कर्व जो फ्लूइड उस कर्व को फॉलो करेंगे उन फ्लूइड को कहा जाता है न्यूटनीय तरल। और जो उस कर्व को फॉलो नहीं करेंगे, किसी और कर्व को और ग्राफ को फॉलो करेंगे उसे कहा जाता है अन्यूटनीय तरल। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक वही है न्यूटनीय तरल और अन्यूटनीय तरल। तो दोस्तों न्यूटनीय तरल जो होते हैं वो ऐसे तरल होते हैं जो न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन करते हैं, और जो न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन नहीं करते हैं वह कहलाते हैं अन्यूटनीय तरल। ठीक है दोस्तों। तो ये ग्राफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक प्रतिबल तथा वेग अनुपात के बीच क्या ग्राफ होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व या दोस्तों इसे अपन घनत्व भी बोल सकते हैं, केवल घनत्व भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में दोस्तों अपन इसे बोलेंगे मास डेंसिटी, मास डेंसिटी या डेंसिटी। अब दोस्तों घनत्व के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो पिछली क्लासों से कि घनत्व किसे कहते हैं, डेंसिटी किसे कहते हैं, मास डेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो द्रव्यमान होता है और जो आयतन होता है इनके अनुपात को घनत्व कहा जाता है, और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है, और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों इसकी यूनिट की अपन बात करें, इसके मात्रक की अपन बात करें तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, दोस्तों द्रव्यमान,
द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो दोस्तों जो रो है, रो की यूनिट क्या आ गई? इसकी यूनिट आ गई, इसका मात्रक आ गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो यूनिट आप निकाल सकते हो। दोस्तों रटी रटाई चीज भूल जाते हो, अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो भूलने का काम नहीं रहेगा। और दोस्तों मेरी गारंटी है, एक एक चीज अपन कंसेप्ट से पढ़ेंगे, मेरी गारंटी है 60 प्लस आपके लाकर रहेंगे अगर आपने मेहनत कर ली तो दोस्तों इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये बात करें अपन ने किसके बारे में? द्रव्यमान घनत्व या घनत्व के बारे में। और दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। और अगला टॉपिक जो है दोस्तों वह है हमारा आपेक्षिक भार है। आपेक्षिक भार, आपेक्षिक भार, जिसे दोस्तों अपन इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट। तो दोस्तों आपेक्षिक भार क्या है? तो दोस्तों जो भार होता है और जो आयतन होता है, भार तथा आयतन के अनुपात को आपेक्षिक भार कहा जाता है और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों कैपिटल W जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपेक्षिक भार को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? आपेक्षिक भार को, अर्थात कैपिटल W बराबर स्मॉल w अपॉन v। W क्या है? भार है, और v क्या है? आयतन है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भार तथा आयतन के अनुपात को आपेक्षिक भार कहा जाता है और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। अगर दोस्तों अपन इसकी यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की अपन बात करें, तो जो भार होता है, भार क्या एक तरह से बल है, mg। अपन पढ़ते हैं भार बल mg, कहते हैं भार बल mg, पढ़ा है आपने मैकेनिक्स में। तो बल क्या है? भार बल क्या है? एक बल है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या जाएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्योंकि दोस्तों जो भार बल होता है वो mg होता है, आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। और दोस्तों जो आयतन है उसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर क्यूब। तो जो स्पेसिफिक यूनिट है, आपेक्षिक भार है, इसकी यूनिट क्या जाएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी दोस्तों अपन आपेक्षिक भार किसे कहेंगे? ऐसा भार जो भार और आयतन का अनुपात है उसे अपन आपेक्षिक भार कहते हैं, उसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि जो आपेक्षिक भार होता है कैपिटल W और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है G, इसके अनुपात को भी घनत्व कहा जाता है। इसके अनुपात को भी क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। इस फॉर्मूले को अपन वेरीफाई भी करेंगे आगे की क्लास में कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल के आता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो आपेक्षिक भार है कैपिटल W और जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल g, इनके अनुपात को भी घनत्व कहा जाता है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, घनत्व का, कि आपेक्षिक भार कैपिटल W और गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि किसी भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। हम आपकी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।